दोस्तों, ये कहानी बिलासपुर राज्य के एक छोटे से गांव रामगंज की है, जहां हर तरह बस खुशियां ही खुशियां थीं। रामगंज गांव में किसी बात की कमी नहीं थी। यहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। हर घर के बाहर अपना नल था, जिस वजह से गांव वालों को कभी पानी की समस्या नहीं होती थी। और रामगंज गांव के पास से ही एक बड़ी नदी भी गुजरती थी, जहां लोग अपने पशुओं को नहलाने ले जाते थे। रामगंज में कोई व्यक्ति कभी खाली नहीं रह पाता था। यहाँ हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी जमीन थी, जहाँ वो काम कर सकता था और अपने घर का पालन पोषण कर सकता था। रामगंज में किसी को भी दूसरे के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। परंतु इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनका नाम गांव में बहुत खराब था, क्योंकि दोनों दोस्तों एकदम कामचोर और बदतमीज थे। दोनों से कोई काम करने कह दे तो वो 10 मिनट के काम को 10 घंटे का बनाकर छोड़ देते थे। और दोनों की बोली इतनी बदतमीजों वाली थी कि इनसे सीधे मुंह बात नहीं होती थी। इन दोनों दोस्तों का नाम राजू और कालू था। राजू और कालू की दोस्ती गांव में इतनी प्रसिद्ध थी कि जब इनमें से कोई एक अकेला दिख जाए तो उस अकेले को गांव वाले जरूर टोक देते थे। एक दिन इसी तरह कालू गांव के मार्केट में अकेले घूम रहा था, तभी उसे रमेश काका टोक देते हैं। क्या कालू, कहाँ घूम रहा है अकेले अकेले? कहाँ है तेरा दूसरा साथी? काका, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक सवाल था। पूछूं क्या? अरे क्यों नहीं, पूछ। क्या पूछना है? काका, आप आने जाने वालों से कितने सवाल पूछते हो? ये कैसा सवाल है कालू? मैं कुछ नहीं समझा। आपने जिस तरह मुझसे सवाल पूछा है, पक्का आप इस तरह और भी आने जाने वालों से पूछते होंगे। इसका मतलब आपके पास बहुत फालतू समय है। यानी इसका मतलब आपके सवाल भी फालतू होंगे और मेरे पास आपके तरफ फालतू समय नहीं है। क्या कहा तूने कालू? रुक, तुझे अभी बताता हूँ कितना फालतू समय है मेरे पास। आ इधर। कालू काका के साथ बदतमीजी कर वहां से भाग जाता है। राजू और कालू इसी तरह गांव वालों के साथ बदतमीजी कर अपना दिन गुजारते थे। पूरे गांव में बस राजू और कालू ही थे जो कोई काम नहीं करते थे। ये दोनों बस यहाँ वहाँ गांव वालों को परेशान करते थे। एक दिन दोनों कमलेश काका के आम के बगीचे से आम चुरा कर खा रहे थे। तभी कालू बोलता है, अरे राजू भाई, बहुत बोर हो रहा है, चलना किसी को परेशान करते हैं। हाँ कालू, चल फटाफट ये आम खत्म कर ले, फिर चलते हैं किसी को परेशान करने। दोनों फटाफट आम खत्म कर गांव के पास वाले मार्केट में चले जाते हैं। मार्केट में पहुंचकर राजू बोलता है, बोल कालू भाई, आज किसे बकरा बनाना है? तू जिसे बोलेगा आज उसी को परेशान करेंगे। तभी कालू की नजर पेड़ के पास बैठे राकेश काका पर पड़ती है। राजू चल, आज राकेश काका को बकरा बनाते हैं। परसों मुझे रोककर उल्टे फूलते सवाल पूछ रहे थे। हाँ चल ठीक है कालू, सुन मेरे पास एक प्लान है। मैं राकेश काका के पास जाता हूँ और थोड़ी बातचीत करता हूँ। तभी तू अपने साथ 4-5 गुब्बारे हवा भर के और एक गुब्बारा पानी भर के लेके आना और पेड़ के पीछे छुपे रहना। मैं काका के साथ बातचीत करता रहूंगा, पर जब जब काका बोलने वाले हो तब तब तू एक गुब्बारा फोड़ देना। और जब परेशान होकर काका पेड़ के पीछे आए तब तू पानी वाला गुब्बारा उनके नीचे लाकर रख देना। ठीक है राजू, चल फटाफट काम पर लग जा। राजू राकेश काका के पास जाता है और कालू गुब्बारे लेके झाड़ के पीछे छिप जाता है। और राकेश काका, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो हैं? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। अपना बता, क्या हाल है? आज राकेश काका की कैसे याद आ गई? अरे बस काका, ये बोलकर तो आपने मुझे एक पल में पराया कर दिया। एक आप ही तो हो जो पूरे गांव में मुझे सबसे ज्यादा चतुर और समझदार लगते हो। बस कर राजू, अब इतना मस्का मत मार। चल बता, क्या काम है मुझसे? अरे सच्ची काका, कोई काम नहीं है, बस यहां से गुजर रहा था और आप दिख गए तो सोचा हाल चाल ले लेता हूं। यहाँ राजू राकेश काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर रखता है और धीरे से कालू को इशारा कर देता है। राजू का इशारा देखते ही कालू तैयार हो जाता है अपने गुब्बारों के साथ। काका एक बात बोलूं, आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? राकेश काका जैसे ही कुछ बोलने जाते हैं, तभी कालू उनके पीछे एक गुब्बारा फोड़ देता है। अचानक गुब्बारे की आवाज से डरकर राकेश खड़ा हो जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे काका, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अचानक खड़े क्यों हो गए? अरे राजू, तुझे कोई चीज फूटने की आवाज नहीं आई क्या? क्या? किस आवाज की बात कर रहे हो काका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। चलो छोड़ो, आओ बैठ जाओ। राकेश ने राजू की बात पर विश्वास कर सोचा, शायद उसे कोई वहम हुआ है। वो फिर से बैठ जाता है। अरे काका, आपने बताया नहीं। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
कुछ खास है क्या आज? फिर राकेश जैसे बोलने जाता है वैसे ही कालू एक और गुब्बारा फोड़ देता है। गुब्बारे की आवाज सुन राकेश फिर उठ खड़ा होता है और फिर यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे क्या हुआ काका? लगता है ना आप मुझसे नाराज हो और मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो। अरे नहीं बेटा, फिर से मुझे कुछ फूटने की आवाज आई, इसलिए मैं डर गया। सच्ची सच्ची बता, तुझे कुछ नहीं सुनाई दिया क्या? आवाज? कौन सी आवाज काका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अरे नहीं राजू, मुझे पक्का कुछ फूटने की आवाज आई। इस बार मेरा वहम नहीं हो सकता है। अरे नहीं काका, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। शायद कल रात में आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। छोड़ो आवाज को, आओ बैठो यहां पर। राजू फिर से कालू को इशारा कर देता है पानी वाला गुब्बारा राकेश काका के नीचे रखने के लिए। राजू का इशारा मिलते ही कालू धीरे से पानी वाला गुब्बारा राकेश काका के बैठने वाली जगह पर रख देता है। राकेश भी बिना पीछे देखे वहां बैठ जाता है और उसके बैठते ही वो गुब्बारा फूट जाता है और राकेश की धोती पूरी गीली हो जाती है। फौरन वहां से कालू और राजू भागकर दूर खड़े हो जाते हैं और दूर से ही कालू राकेश को बोलता है। क्या हुआ राकेश काका? इतनी ही जोर से आई थी तो खेतों में चले जाते, यहाँ बैठे बैठे ही कर दिए। राजू और कालू दोनों मिलकर राकेश को चिढ़ाने लगते हैं। राकेश काका छी छी, राकेश काका छी छी। राजू और कालू को एक साथ देख राकेश भी समझ जाता है कि ये मजाक इन दोनों ने मिलकर किया है। रुको नालायको, यहाँ आओ, बताता हूँ क्या होता है छी छी। रुको दोनों, यहाँ आओ। राजू और कालू दोनों वहां से भाग जाते हैं और जाकर नदी किनारे बैठ जाते हैं। और बता कालू, मजा आया या नहीं? हाँ राजू, बहुत मजा आया। अब आगे क्या, अब क्या करें? रुक कालू, थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर किसी और बकरे को ढूंढते हैं। फिर दोनों नदी किनारे आराम करते हैं। इसी तरह रोज किसी न किसी को परेशान करके दोनों का दिन गुजर जाता था। राजू और कालू रोज किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ नुकसान करा देते थे। कभी किसी के फलों के बगीचे में घुसकर फलों की चोरी करते थे, तो कभी कभी किसी न किसी ठेले वाले को परेशान कर उसका नुकसान करवा देते थे। पूरे गांव वाले इन दोनों की हरकतों से परेशान हो गए थे। इन दोनों से परेशान होकर कुछ लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं ताकि इन दोनों को कोई सबक सिखा सके। जब गांव वाले मुखिया के घर पहुंचते हैं, उस वक्त मुखिया आराम से खटिया पर सो रहा होता है। मुखिया को सोता देख राकेश जोर से मुखिया को आवाज लगाता है। अरे उठो मुखिया जी, कब तक सोओगे? राकेश के इतना जोर से चिल्लाने की वजह से मुखिया डर के उठ जाता है। अरे राकेश, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सोया था, मर थोड़ी गया था। और क्या हुआ है? इतने सारे लोग क्यों आए हों? अरे मुखिया जी, हम सब यहाँ एक फरियाद लेकर आए हैं। फरियाद? कैसी फरियाद कमलेश भाई? जरा खुल के बोलो, क्या बात है? मुखिया जी, हम सब यहाँ गांव के दोनों कामचोर और बदतमीजों की बदतमीजी से परेशान होकर उन दोनों के खिलाफ शिकायत करने आए हैं। अच्छा समझा, राजू और कालू की बात कर रहे हो ना? हाँ मुखिया जी, इन दोनों ने गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। रोज किसी न किसी को परेशान करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद बिना किसी को परेशान करे इनके गले से पानी नहीं उतरता है। हाँ मुखिया जी, राकेश भाई सही बोल रहे हैं। इन दोनों का रोज का हो गया है। रोज रोज आकार मेरे आम के बगीचे से आम तोड़कर खाते हैं। बात तो तब बिगड़ गई जब एक दिन दोनों को मैंने पकड़ लिया। उसके बाद से तो दोनों ने और नाक में दम कर दिया है। क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया दोनों ने? मुखिया जी, जिस दिन उन दोनों को पकड़ के थोड़ी फटकार क्या लगा दी, उसके बाद तो आम खाना हो या ना हो, बस आते हैं, पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं और भाग जाते हैं। ये तो अब रोज का हो गया है। कुछ कीजिए मुखिया जी इन दोनों का, वरना ये और किसी ना किसी दिन किसी का बहुत बड़ा नुकसान करवा देंगे। हाँ रुको, जरा सोचने दो। कुछ ना कुछ कर दोनों को कोई सबक सिखाना पड़ेगा, तब दोनों को समझ आएगा कि किसी को परेशान करने पर कैसा लगता है। कुछ देर तक सोचने के बाद मुखिया कहता है। एक काम करो, तुम सब चले जाओ, खाली राकेश और कमलेश तुम दोनों यहां रुको। मेरे पास एक तरकीब है दोनों को सबक सिखाने का, जिसमें मुझे राकेश और कमलेश की जरूरत पड़ेगी। बाकी के लोग अपने अपने कामों पर चले जाओ। और हां, अब चिंता मत करना,
उन दोनों को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। मुखिया की बात सुन बाकी के गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बोलो मुखिया जी, क्या प्लान है दोनों को सबक सिखाने के लिए? एक बात बताओ, राकेश और कमलेश, तुम दोनों के हिसाब से इन दोनों की ताकत क्या है? ताकत का तो बोल नहीं सकता मुखिया जी, पर दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। दोनों के पास कोई काम नहीं है और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बस वही है इन दोनों का भी। नहीं राकेश, तुम नहीं समझ रहे हो। यह दोनों जब भी कोई शरारत करते हैं तब दोनों साथ होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें इनके दोस्ती में दरार लाना होगा और उसी दरार का फायदा उठाकर इन दोनों को कोई ना कोई गलत इल्जाम में फंसाकर पुलिस के हवाले करने का नाटक करना होगा। तब जाकर डर के यह लोग अपनी बदतमीजी बंद करेंगे। क्या बात है मुखिया जी, क्या पकड़ा है आपने? चलिए अब फटाफट दोनों के दोस्ती में किस तरह दरार लाए और दोनों को किस इल्जाम में फंसाए, ये भी बता दीजिए। मुखिया राकेश और कमलेश दोनों को राजू और कालू को सबक सिखाने वाला आइडिया बता देता है। फिर अगली सुबह जब राजू और कालू कमलेश के आम के बगीचे पर आम तोड़ने जाते हैं, दोनों आम तोड़ने ही वाले थे, तभी वो वहां खड़े कमलेश को देख लेते हैं। रुक जा कालू, कमलेश काका को जाने दे, वरना इस बार पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। कमलेश के डर से राजू और कालू कुछ देर वहीं छुप के खड़े हो जाते हैं। अरे रामू काका कहाँ हो, जरा यहाँ आना। आया मालिक। रामू काका, आपने नदी किनारे वाले खजाने के बारे में सुना है या नहीं? क्या खजाना? नहीं मालिक, मैंने तो नहीं सुना है किसी खजाने के बारे में, जरा बताना तो। अरे रामू काका, आपको बता के भी क्या करूंगा, आप उस खजाने को नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों मालिक? मैं क्यों नहीं निकाल सकता वो खजाना? नहीं काका, ये कोई मामूली खजाना नहीं है। सुना है किसी मायावी ने इसे नदी के पानी में छिपा दिया है। इस खजाने को गांव के बहुत लोगों ने ढूंढा पर नहीं ढूंढ पाए। मालिक, ऐसा कौन सा जादू किया था उस मायावी ने कि खजाना कोई नहीं ढूंढ पा रहा है? कमलेश अब थोड़ा जोर जोर से बोलने लगता है। काका, मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मैंने सुना है उस मायावी को उसके सबसे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया था और उससे वो खजाना चुरा लिया था। उसी गुस्से में आकर मायावी ने अपने दोस्त को उसी खजाने के साथ उस नदी के नीचे दबा दिया है। ये क्या कह रहे हो मालिक? फिर उस खजाने को किस तरह से निकाल पाएगा कोई? रामू काका, उस खजाने को बस एक ही तरह से पाया जा सकता है। उसके लिए आपको आपके सबसे सच्चे मित्र को नदी के पानी में डुबाना होगा। तब जाकर उस मायावी के दोस्त के आत्मा को शांति मिलेगी और खजाना अपने आप सामने आ जाएगा। बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक काम है मालिक। मतलब खजाने के लिए आपको अपने सच्चे दोस्त को मारना होगा? हाँ काका, पर मैंने सुना है ये कोई मामूली खजाना नहीं है। जिसको भी ये खजाना मिल जाएगा उसके 7 पीढ़ी तक को कभी काम नहीं करना होगा। इस खजाने में इतने अनमोल अनमोल चीजें हैं उस खजाने में। हाँ, पर मालिक, उस खजाने को पाने के लिए आपको अपने सबसे सच्चे दोस्त को मारना होगा। ये कैसे करोगे? अरे काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो मिल ही नहीं पाएगा वो खजाना। ऐसा क्यों मालिक? आपको क्यों नहीं मिल सकता? रामू काका, शायद आपने मेरी बात सही से नहीं सुनी। खजाने को पाने के लिए आपको अपने सबसे सच्चे दोस्त को मारना होगा, और आप तो जानते ही हो मेरा तो ऐसा कोई सच्चा दोस्त ही नहीं है। हाँ मालिक, आपकी बात भी सही है, परंतु इस दौर में सच्चा दोस्त किसी को मिलेगा भी कैसे? राजू और कालू ने कमलेश और रामू के बीच चल रही पूरी बात सुन ली थी और उन दोनों को भी उस खजाने को पाने की लालच हो गई थी, परंतु दोनों ने एक दूसरे को ये बात जाहिर नहीं होने दी। ये सब झूठ है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कुछ भी झूठ झूठ बोल रहे हैं कमलेश काका। हाँ भाई, कमलेश काका बस सुनी सुनाई बात रामू काका को सुना रहे हैं। चल छोड़ राजू भाई, जाते हैं यहां से, आज मूड नहीं कर रहा आम तोड़ने का। राजू और कालू दोनों कमलेश के आम के बगीचे से चले जाते हैं, परंतु दोनों कमलेश काका की बात भूल नहीं पा रहे थे। चलते चलते दोनों गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं। गांव के बाजार में पहुंचते ही दोनों को राकेश काका दिखाई दिए, जो एक फल वाले से बातचीत कर रहे थे। चल कालू, राकेश काका को परेशान करते हैं। हाँ राजू, चल राकेश काका को थोड़ा तंग करते हैं। दोनों जाके ठेले के पीछे छिप जाते हैं और राकेश काका को डराने की तैयारी करते हैं। और गबरू भाई, दुकान कैसी चल रही है? तेरी कमाई तो दबा के होती होगी। कहा राकेश भाई, धंधा एकदम मंदा चल रहा है। सोच रहा हूं भगवान मुझ पर कहीं से मेहरबान हो जाए और मुझे कोई लॉटरी लग जाए या कहीं से कोई खजाना मिल जाए, तो बस मैं ये धंधा बंद कर पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता। देख गबरू, मैं तुझे लॉटरी का तो नहीं बता सकता, पर खजाने का पता बता सकता हूँ। क्या कहा राकेश भाई? खजाने का पता?
आपको कहां से मिला खजाने का पता? देख गबरू, तू आम खाने पर ध्यान दे, घुटली मत गिन। हाँ बोलिए राकेश भाई, कहां से मिलेगा मुझे खजाना? गबरू, तुझे ये खजाना हमारे गांव के पास वाले नदी के पास मिलेगा, परंतु इसे पाना इतना आसान नहीं है। परंतु अगर तुझे ये खजाना मिल गया तो समझ कि तुझे तो क्या, तेरे पर परपोटो को कभी काम नहीं करना पड़ेगा। राकेश भी गबरू को नदी के पास वाले खजाने की कहानी और उसको पाने का तरीका बता देता है। ये पूरी बात राजू और कालू भी सुन लेते हैं और इस बार दोनों इस बात को सच मान लेते हैं। राजू और कालू खजाने की बात सुनने के बाद राकेश काका को तंग करने का प्लान छोड़ अपने अपने घर जाने का निश्चय करते हैं। कालू आज मूड नहीं कर रहा काका को तंग करने का, और थोड़ी तबीयत भी खराब लग रही है। चल मैं घर जा रहा हूं। ठीक है राजू, चल बाद में मिलते हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। आज वैसे भी माँ ने जल्दी आने बोला था। राजू और कालू दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर राजू और कालू बस उसी खजाने के बारे में सोच रहे थे। काश वो खजाना मुझे मिल जाए तो पूरी जिंदगी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यही ख्याली पुलाव कालू भी अपने घर पर पका रहा था। काश वो खजाना मुझे मिल जाए तो पूरे जिंदगी मौज से कटेगी, कोई काम नहीं, बस आराम ही आराम। राजू इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने खजाना पाने के लिए कालू को नदी में डुबाने का प्लान बनाया और यही प्लान कालू के दिमाग में भी चल रहा था। अगली सुबह सुबह राजू और कालू दोनों बाजार में मिलते हैं। चलना कालू, आज कुछ नया करते हैं। रोज रोज इन्हीं गांव वालों को परेशान कर करके अब मजा नहीं आ रहा है। हाँ राजू, बात तो सही कहा तूने, चल कुछ नया करते हैं। कुछ सोचा है क्या तूने? हाँ कालू, चल आज नदी किनारे जाते हैं। हाँ चल राजू। राजू और कालू दोनों नदी किनारे जाने के लिए निकल जाते हैं। राकेश भी उन दोनों का पीछा करता है। दोनों नदी किनारे जाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर आ गए नदी के पास कालू, और बता क्या करना है? वैसे तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर राजू मैं कल राकेश काका और कमलेश काका की बातें भूल नहीं पा रहा। वो तुझे क्या लगता है ये खजाने की बात सच होगी या नहीं? देख कालू, मुझे तो कुछ पता नहीं, पर एक तरीका है जानने का। हाँ बताना राजू, क्या तरीका है? कालू के ये बोलते ही राजू उसे नदी में धक्का मार देता है। राजू नदी में गिरते ही तड़पने लगता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी तुरंत पीछे से राकेश पानी में कूदकर कालू को बाहर निकाल लेता है और पुलिस आकर राजू को कालू को नदी में धक्का मारकर मारने की साजिश में पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा, कैसे तूने कालू को नदी में धक्का मारा। तभी पीछे से वहां मुखिया आ जाता है। देखा बेटा कालू, जिस दोस्त के साथ मिलकर तुम पूरे गांव वालों को परेशान करते थे, उसी दोस्त ने आज खजाने के चक्कर में तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। हाँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। कालू पुलिस वाले को राजू को माफ कर छोड़ने कहता है, क्योंकि वो भी यहाँ वही करने आया था जो राजू ने किया। पुलिस वाला कालू के कहते ही राजू को छोड़ देता है। राजू भी मुखिया जी और कालू से माफी मांगता है। मुझे भी माफ कर दीजिए मुखिया काका, आज के बाद मैं भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। दोस्तों, इस तरह मुखिया के एक आइडिया ने राजू और कालू को एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया कि लालच के आगे बड़े बड़े मित्र अपनी मित्रता भूल जाते हैं, और दोनों को सुधार भी दिया। भारत के एक बड़े से राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा अर्जुन सिंह राज करते थे। वे अपने राज्य के सभी लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते थे। राज्य में राजा अर्जुन सिंह अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य के सभी निवासी अपनी समस्याओं को लेकर राजा के पास आते थे। अर्जुन सिंह को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके गांव में कोई दुखी रहे, इसलिए वो अपने राज्य के सभी दुखिहारे की बात सुनते और उनके समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करते थे। कई सालों से इसी तरह चले आ रहा था और पूरे गांव में शांति थी और अगल बगल के गांवों में भी शांति थी, और इसी कारण अर्जुन सिंह से मिलने कोई नहीं आ रहा था। ये सब देखकर अर्जुन सिंह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया था। इसी तरह और कई दिन बीत गए। फिर एक दिन, मंत्री, क्या हाल है? राज्य में सब कुछ ठीक है ना? और पड़ोसी राज्यों से कोई खबर या सूचना? जी महाराज, हमारे राज्य में सब कुछ सामान्य है और पड़ोसी राज्य में भी शांति है। लेकिन महाराज, एक दुखद सूचना है। क्या कहा मंत्री? दुखद सूचना? क्या है दुखद सूचना? महाराज, कल रात एक निवासी महल के बाहर आया था।
वह बहुत ही दुखी प्रतीत हो रहा था। उसकी इच्छा आपसे मिलने की थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने उसे महल के अंदर आने नहीं दिया। क्या हमारे महल के दरवाजे पर एक दुखी व्यक्ति था और उसे अंदर नहीं आने दिया गया? सैनिकों को बुलाओ। अर्जुन सिंह ने तुरंत उन सैनिकों को राज दरबार में आने के लिए कहा। राजा का फरमान मिलते ही दोनों सैनिक राजा के पास आते हैं। सैनिकों, मैंने ये क्या सुना है? कल रात हमसे मिलने कोई व्यक्ति आया था। जी महाराज, एक व्यक्ति आया था और वो काफी दुखी भी लग रहा था। सैनिकों, जब तुमने उस व्यक्ति को इतनी दुखी हालत में देखा था तो तुमने उस व्यक्ति को अंदर आने क्यों नहीं दिया? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके आदेश का पालन कर रहे थे। आप विश्राम कर रहे थे, इसलिए हमने उसे अंदर नहीं आने दिया। सैनिकों की बात सुनकर अर्जुन सिंह को थोड़ा बुरा लगता है और वो तुरंत अपने मंत्री से कहता है। मंत्री, जाओ और उस व्यक्ति को खोजकर हमारे सामने ले आओ। अर्जुन सिंह के कहते ही मंत्री और सैनिक उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मंत्री और सैनिक पूरे गांव में उस व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते वे गांव के बाजार में एक छोटे से मसाले की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। उस मसाले की दुकान के पास उस आदमी को उदास बैठा पाते हैं। उस व्यक्ति को देखते ही सैनिक मंत्री से कहता है। मंत्री जी, यही वह आदमी है जो महल में आया था। पक्का ना सैनिकों, यही वो आदमी है ना? एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इसे हमें महाराज के सामने पेश करना है। हाँ मंत्री जी, पक्का यही वो आदमी है जो कल रात महाराज से मिलने की जिद कर रहा था। सैनिकों से सुनिश्चित करते ही मंत्री उस व्यक्ति को कहता है। अरे ओ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल है मंत्री जी। राहुल, मैंने सुना कल रात तुम महाराज से मिलना चाहते थे। जी मंत्री जी, मुझे महाराज से मिलना है ताकि वो मेरी एक समस्या का समाधान कर सके। राहुल, चलो फिर हमारे साथ, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। मंत्री और सैनिक राहुल को राजा के महल में ले जाते हैं। महाराज, यही है वह आदमी जो कल रात आपसे मिलने आया था। तुम्हारा नाम क्या है? और कल रात के लिए हमें माफ कर दो। जब तुम महल में आए, हम विश्राम कर रहे थे। बोलो, क्या परेशानी है? हम उसका समाधान करेंगे। महाराज, मेरा नाम राहुल है। मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है जिस पर मैं कई वर्षों से खेती कर रहा हूं, लेकिन मेरे सौतेले भाई ने वह जमीन मुझसे छीन ली है। वह कहता है कि वह जमीन हमारे पिता ने उसे दी थी और अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे घर में कई दिनों से एक भी अनाज का दाना नहीं है। कृपया महाराज मेरी मदद करें। राहुल की बातें सुनते ही राजा मंत्री से कहता है। मंत्री, इसके भाई को दरबार में तुरंत बुलाओ। राजा का फरमान मिलते ही मंत्री कुछ सैनिकों के साथ राहुल के भाई विजय को दरबार में ले आते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? और क्या यह सच है कि तुमने अपने सौतेले भाई की जमीन धोखे से छीन ली है? मेरा नाम विजय है महाराज। राहुल मेरा सौतेला भाई है, लेकिन यह झूठ है। मैंने उसकी जमीन नहीं छीनी। वह जमीन मेरे पास थी। पिताजी ने उसे मुझे ही दी थी और मैंने उसे राहुल को केवल खेती करने के लिए दी थी। अब वह उस पर अपना हक जताने लगा है। विजय की बात सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। मंत्री, एक काम करो, इन दोनों को उत्तम फसल के बीज लाकर दो। राजा का इतना विचित्र सुझाव सुनकर दरबार में लोग चकित हो जाते हैं। राजा ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी फसल के बीज से यह कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? मंत्री दरबार में फसल के बीज लाते हैं। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। यह सच है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें आलू के बीज दे रहा हूं। तुम दोनों जाओ और अपनी अपनी फसल उगाओ। जिस फसल की गुणवत्ता सबसे अच्छी होगी वही जमीन का असली मालिक होगा। ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आलू की फसल उगाऊंगा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार है महाराज। मैं भी आपके दिए हुए बीजों से आलू की खेती करूंगा। सोनू और विजय दोनों बीज लेकर अपने अपने खेत पर जाते हैं और दोनों मेहनत से अपने अपने हिस्से की खेत की देखभाल शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की फसल बड़ी हो जाती है। दोनों भाइयों में राहुल की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। मेरी फसल कितनी अच्छी हो गई है। अब इन्हें महाराज के पास ले जाने का समय आ गया है। राहुल की फसल तो अच्छी हुई थी, परंतु विजय की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी। दोनों भाई अपनी अपनी आलू की टोकरी लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राज दरबार में राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ आते हैं। राजा आते ही दोनों भाइयों की आलू की टोकरी देखता है। विजय, तुम्हारे आलू तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। महाराज, मैंने दिन रात मेहनत की है, इसलिए फसल अच्छी हुई है।
राजा राहुल के आलू को देखकर कहता है, राहुल, तुम्हारे आलू तो खराब अवस्था में हैं। क्या तुमने अपनी फसल की देखभाल नहीं की? इससे साबित होता है कि तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। महाराज, कल तक तो मेरी फसल बहुत अच्छी थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। महाराज, पक्का यह राहुल झूठ बोल रहा है। इसने आलू की देखभाल सही से नहीं की होगी, इसलिए इसके आलू खराब हुए हैं। राजा मंत्री की बात मान लेते हैं और अपना फैसला सुनाने जा ही रहा होता है। तभी मंत्री उसे टोकते हुए कहता है, महाराज, बस 1 मिनट रुकिए। सच्ची सच्ची कहूं, ये विजय झूठ बोल रहा है। विजय झूठ बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री जी, इसका क्या मतलब है? महाराज, मैंने जो बीज दिए थे वे बीज एक जैसे नहीं थे। राहुल को अच्छे बीज दिए गए थे और विजय को खराब बीज। चलो गुप्तचर, जल्दी से महाराज को बता दो, कल तुमने क्या देखा? महाराज, विजय ने राहुल की फसल में जाकर उसकी आलू की टोकरी को अपनी टोकरी से बदल दिया था। राजा को जब सच्चाई का पता चल जाता है तो विजय तुरंत माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलत किया। मुझे जमीन का लालच आ गया था। विजय, तुमने झूठ बोला है, तुम्हें दंड मिलेगा। विजय, तुम्हें राज्य से निष्कासित किया जाता है। अर्जुन सिंह का न्याय सुन विजय रोने लगता है। राहुल, सत्य सामने आ चुका है, अब वह जमीन तुम्हारी है। राजा की बात सुनते ही राहुल खुश हो जाता है। धन्यवाद महाराज, मैंने उम्मीद की थी कि न्याय होगा। मंत्री, तुम्हारी सूझबूझ ने अन्याय को रोका। तुम्हें 100 सोने की अशर्फियां दी जाती हैं। धन्यवाद महाराज। अर्जुन सिंह के फैसला सुनाने के बाद राहुल उनके सामने अपनी एक इच्छा जाहिर करता है। महाराज, मेरी एक इच्छा है। मुझे विजय को माफ करने की इच्छा है। आखिरकार वह मेरा भाई है। राहुल, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। विजय, तुम्हें माफ किया गया है, लेकिन अब ऐसा मत करना। मुझे माफ कर दो राहुल, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब से हम मिलकर खेती करेंगे और खुशी से रहेंगे। राहुल और विजय दोनों मिलकर मेहनत से खेती करते हैं और खुशी से रहते हैं।